Hello students, welcome to Chemistry World by Vandana. Here the chapter number 1, 11 Science Chemistry part 7, and that concept here is the mole concept. This topic I just want to be explained here. मोल क्या होता है? वन मोल जो होती है क्वांटिटी, जिस वन मोल के अंदर 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं उसे हम वन मोल इतना बोलते हैं। मतलब कोई भी चीज़ वन मोल हो तो उसके अंदर इतने पार्टिकल्स मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। वो आयन हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं। दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो कांस्टेंट। इस नंबर को जो नंबर ऊपर दिया है वन मोल इतने जो नंबर है इसको एवोगैड्रोज नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट बोला जाता है और उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल NA से। ये जो नाम दिया गया है एवोगैड्रोज नंबर वो जो दिया गया है 19th सेंचुरी में जो इटालियन साइंटिस्ट थे एमिडियो एवोगैड्रो, इनके नाम से एवोगैड्रोज नंबर उसको पहचाना जाता है। इन द ऑनर ऑफ द 19th सेंचुरीज इटालियन साइंटिस्ट एमिडियो एवोगैड्रो। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि वाई वन मोल इज इक्वल टू दिस नंबर 6.022 10⁻23। क्यों भाई दूसरा नंबर नहीं, यही पर्टिकुलर नंबर क्यों दिया है? तो यहाँ पे उसका एक प्रूफ दिया है कि क्यों वन मोल के बराबर इतने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ सकते हैं, वो एटम के फॉर्म में, आयन के फॉर्म में या फिर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे जो एटम्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल होते हैं, हमें पता है कि दे आर वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल टू काउंट इन अ गिवन सैंपल। एटम या मॉलिक्यूल आपको पता है कि बहुत ही स्मॉल और हमारे जो भी सैंपल हमें दिया होता है उसमें बहुत लार्ज क्वांटिटी में होते हैं कि हम उनको काउंट ही नहीं कर पाते। दे आर वेरी लार्ज इन क्वांटिटी एंड दे आर वेरी स्मॉल, राइट। और वेइंग इज इजियर फॉर दैट केमिस्ट सिलेक्टेड स्टैंडर्ड नंबर। अगर उनको हमें वेव करना है मतलब उनका वजन लेना है हमें कितने हैं एक्चुअली, तो नंबर तो काउंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं और बहुत छोटी साइज का एटम होता है। तो इसके लिए केमिस्ट ने एक स्टैंडर्ड चीज़ ली कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। एक ले लिया उन्होंने कि कोई तो चीज़, जैसे हम हमारे डेली लाइफ में कोई चीज़ को मेजर करते हैं तो एक स्टैंडर्ड वेट वगैरह होता है 1 kg 2 kg 3 kg, उस हिसाब से हम वेट लेते हैं, राइट। यहाँ पे इस साइड में 1 kg रखा और इधर आपकी जो भी चीज़ें वो रखी हो गई भाई हमारी 1 kg वो चीज़ है। तो यहाँ पे भी अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल किसी एक पर्टिकुलर सैंपल में देने हैं तो कितने हैं, तो उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड चाहिए, राइट, वेट चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पे चॉइस किया कार्बन का आइसोटोप कार्बन 12 एटॉमिक मास 12 वाला, जिसका 12 ग्राम एटॉमिक मास है। तो 12 ग्राम को एक स्टैंडर्ड नंबर तरीके से उन्होंने चूज किया। मतलब क्या कि 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस की अमाउंट 1 मोल तभी हो सकती है that contain atoms, ions और molecule in exactly 12 ग्राम of carbon 12। मतलब कोई भी अगर हमें एक सब्सटेंस का सैंपल दिया गया है उसको हम 1 मोल कब काउंट करेंगे कि भाई वो अमाउंट जो है सब्सटेंस की 1 मोल है उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल होने चाहिए जितने 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप्स में है। 12 ग्राम के आइसोटोप में जितने नंबर ऑफ एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स होते हैं उतने अगर किसी सब्सटेंस के एक पर्टिकुलर ग्राम में हमें मिले तो उस पर्टिकुलर ग्राम वेट को उसका 1 मोल कहा जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा देखना, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आ जाएगा बाद में। अभी हम एग्जैक्टली एवोगैड्रो नंबर इतना क्यों है उसका प्रूफ देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ उन्होंने बताई है कि उन्होंने एक खास जो मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है, एक खास एपरेटस है, एक यूनिट बहुत हाईली पावरफुल मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है जिससे उन्होंने मतलब उन्होंने वेट किया कि एक कार्बन एटम जो होता है 1 कार्बन एटम
जिसका एटॉमिक मास 12 है, ऐसे 1 कार्बन एटम का जो मास है वो 1.992648 10⁻23 ग्राम है। अभी बहुत ही ज़्यादा एडवांस आपको साइंस पता ही है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर जो एक अपरेटस आता है जिससे हम बहुत ही माइन्यूट से माइन्यूट बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स उन सब का भी मास पता कर सकते हैं। तो 1 कार्बन एटम का मास, एक कार्बन एटम 1 नंबर लिया कार्बन एटम, उसका मास इतना है, बराबर है। मतलब इतने ग्राम मास में एक ही कार्बन एटम आता है, बराबर है। इतने ग्राम मास में एक कार्बन एटम आता है तो 12.0 मतलब 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ कार्बन आएंगे? तो नेचुरली 12 ऊपर जाएगा, एक चीज़ नीचे आएगी। और जब उन्होंने कैलकुलेशन किया तो वो मिला 6.022137 10⁻23 एटम्स मिले उन्होंने। और कितने ग्राम में? 12 ग्राम में, जिसे हमने 1 मोल के लिए स्टैंडर्ड लिया था। तो इसीलिए 1 मोल बराबर इतने नंबर ऑफ एटम्स लिए जाते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम बराबर है, कोई भी जो एटम होता है उनका 1 मोल जो होता है ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्राम इज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास। नेचुरली भाई कोई भी एटम्स का जो मास होता है, मास ऑफ 1 मोल, कोई भी एटम का 1 मोल हम अगर मास लेते हैं और वो हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसका ग्राम एटॉमिक मास हो गया। मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल लिए हमने और वो 1 मोल मॉलिक्यूल्स लिए हमने, कितने? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स और सब्सटेंस। व्हेन वी टेक मास ऑफ दैट 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट्स और सब्सटेंस, और वो भी इन ग्राम, तो हम उसे बोलेंगे दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो बिल्कुल इजी है। मॉलिक्यूलर मास जब हम पर्टिकुलर किसका लेते हैं, अगर एटम्स का लेते हैं, एटॉमिक मास अगर हम 1 मोल ऑफ एटम्स का लेते हैं पर्टिकुलर सैंपल का, 1 मोल क्वांटिटी का, तो उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। और 1 मोल अगर हम लेते हैं 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट वन पर्टिकुलर एलिमेंट्स इन ग्राम लेते हैं तो हम उस मास को बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो 1 मोल के बराबर वो वॉल्यूम के लिए भी दिया है। कोई भी क्वांटिटी अगर 1 मोल हो तो उसके 22.4 लीटर ऑफ अ गैस एट NTP लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ए मोलर वॉल्यूम हो गया 22.4 एट स्टैंडर्ड, यू कैन से एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक गैस के लिए आएगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है परसेंटेज कॉम्पोजिशंस, और उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे हम। क्या होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन और मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो भी देखेंगे। इसके बेस पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है जो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसमें जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स होते हैं उनके परसेंटेज दिए होते हैं। तो चलो भाई, ये बहुत मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस टॉपिक है, वो हम जरा देखते हैं। टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड्स मेजरिंग मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट्स। नेचुरली भाई अगर हमें एक पर्टिकुलर कंपाउंड दिया है और उसका हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तो हम उसमें से जितने भी एलिमेंट्स से वो कंपाउंड बना है उनका पहली स्टेप हम करेंगे, उनका मास परसेंटेज देखेंगे। नेचुरली भाई जो भी कंपाउंड है उसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला में पता करना है तो हम पहले देखेंगे कि वो कौन से एलिमेंट से बना है और कौन से एलिमेंट्स में कितने उसके परसेंटेज है। तो मास परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 1 मोल कंपाउंड, उस एलिमेंट का मास 1 मोल कंपाउंड में डिवाइडेड मोलर मास ऑफ कंपाउंड। बिल्कुल एकदम सिंपल है। मास परसेंटेज निकालने के लिए हमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स, कोई भी जो भी एलिमेंट्स हो गए उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में, उनके सपोज मास दिया है ग्राम में, तो हम मास इन ग्राम ले लेंगे डिवाइडेड उस पूरे कंपाउंड का मोलर मास ले लेंगे, तो हमें परसेंटेज पता चल जाएंगे। जैसे मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इथेनॉल दिया है,
अगर हम एक कंपाउंड लेते हैं पर्टिकुलर इथेनॉल, जिसका फार्मूला है C2H5OH, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का सपोज हमें मास परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? बिल्कुल सिंपल है। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, सबसे पहले मोलर मास निकाल लेते हैं इथेनॉल का, C2H5OH का। क्या होगा मोलर मास? कार्बन 2 है तो 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, राइट, प्लस हाइड्रोजन 6 है, 6 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, प्लस ऑक्सीजन ओनली 1, सो उसका एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाई 1, ये टोटल हो गया 46 ग्राम मोलर मास ऑफ इथेनॉल। तो ले लो भाई मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन 2 है इसलिए मास इन ग्राम 24 अपॉन पूरा मोलर मास 46 इंटू 100, लगभग 52.17%। मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आएगा आपका यहाँ पे आपके 6 हाइड्रोजन है, इसलिए 6 मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड अपॉन मोलर मास आएगा आपका 46 इंटू 100, हो गया 13.4%, राइट। उसके बाद आता है मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो 16 एक ही ऑक्सीजन है अपॉन 46 इंटू 100, 34.78%। तो इस तरह से हमें अगर एक कोई पर्टिकुलर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो सबसे पहले हमें उस कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट्स है इन सब के एलिमेंट्स के मास परसेंटेज पता होना जरूरी है। अब आता है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस टॉपिक के ऊपर जाते हैं हम। क्या होता है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला? बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, व्हाट इज डिफरेंस ऑफ बिटवीन दिस? बिल्कुल सिंपल है। The formula which gives the simplest whole number ratio of the atoms of various element present in one molecule of a compound. अगर एक पर्टिकुलर कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, बराबर है, तो उसके अंदर जब हम एक ऐसा फॉर्मूला लेते हैं जिसके अंदर हमें सिर्फ सिंपलेस्ट रेशो पता चलेगा कि भाई इतने एटम्स उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में है और उतना रेशो उनका होना चाहिए, तो हम उसको एम्पिरिकल फार्मूला बोलेंगे। मैं आपको यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे वाटर ले लेते हैं हम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते थे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला H2O2 है। तो इस 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन 2 एटम्स है, ऑक्सीजन 2 एटम है, 2s2 मीन्स 1s1, बराबर है। तो इसका जो है सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ रेशो of hydrogen and oxygens, right, present in 1 molecule of hydrogen peroxide is 1s1 and it is the CH, the empirical formula of hydrogen peroxide। तो क्या होगा भाई कि एम्पिरिकल फार्मूला में आपको एक सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ रेशो लेना है। जो भी एटम्स से वो पूरा जो भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर 1 मॉलिक्यूल ऑफ का एलिमेंट्स कंपाउंड में, उनका सिंपलेस्ट रेशो लेना है और उस रेशो को फिर उसके सिंबल से लिखना है। ये होगा एम्पिरिकल फार्मूला। नीचे एग्जाम्पल से पता चल जाएगा आपको, जब दोनों चीजें मैं आपको एक साथ एक्सप्लेन करूंगी। एम्पिरिकल हो गया। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? The formula which gives the actual number of atoms, जो actual number of atoms of various elements present in 1 molecule of compound is called molecular formula। ऊपर हमें simplest whole number of ratio होता है empirical formula में, जबकि molecular formula is the which gives the actual number of the atoms, जितने actual element atoms present हैं of वेरियस एलिमेंट्स, जिस एलिमेंट से वो पूरा मॉलिक्यूल बना है, एक 1 मॉलिक्यूल जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स से बना है उस नंबर ऑफ एलिमेंट्स के एक्चुअल नंबर ऑफ हमें एटम्स देता है, उस फॉर्मूले को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में उसका जो है H2O2 ए एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड and there are 2 hydrogen and 2 oxygens, so we can write its molecular formula by H2O2, and when we take its simplest whole ratio of number of atoms present in 1 molecule of hydrogen peroxide, that is the 2s2, that is 1s1, and so I write down CH, or sorry CH नहीं OH,
राइट, HO एक ही है 1:1, सो HO दिस इज द सिंपलेस्ट होल number of ratio and we call it empirical formula and we call actual number of atoms present in one molecule of that particular compounds and we call it molecular formula. Now अब इन दोनों के बीच का रिलेशन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या है भाई इसका, देखो फॉर्मूला है, मॉलिकुलर फॉर्मूला जो होता है, relation between empirical formula and molecular formula. Molecular formula is equal to n multiply empirical formula. What is n? n is a whole number जिसकी वैल्यू 1 2 से लेके हो सकती है। उसको निकालने के लिए molecular mass अपॉन empirical formula mass, n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो मोलिकुलर मास या मोलर मास होगा डिवाइडेड जो इंपिरिकल फार्मूला हम निकालेंगे उसका इंपिरिकल फार्मूला मास। तो चलो भाई एग्जाम्पल से वो ज़्यादा समझ में आएगा आके, उसकी भी हम लेंगे। पहले हम वेरियस स्टेप्स जो है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देयर आर स्टेप्स टू डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला ढूंढना है तो अलग अलग उसकी स्टेप्स है। पहली स्टेप, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। हमें जो भी दिए हुए हैं एलिमेंट्स उन सब के हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने पड़ेंगे बाय परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स अपॉन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। मतलब परसेंटेज अगर दिए तो ठीक है, परसेंटेज दिए हैं एलिमेंट्स के तो उस परसेंटेज के ऊपर से हमें उनके कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स अपॉन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। दूसरा स्टेप है डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स। ऊपर पहली स्टेप में हमने नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ लिए हैं, तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी नंबर ऑफ मोल्स इन अबोव स्टेप वी हैव जस्ट फाइंड आउट, उस सपोज हमें 3 कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तीनों के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, तो इन तीनों में से जो छोटा वाला नंबर ऑफ मोल्स होगा डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स इन अबोव स्टेप बाय द स्मॉलेस्ट वैल्यू अमंग देम। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 है और तीनों में से जो भी नंबर ऑफ मोल्स ढूंढे, सपोज मैंने 2 3 और 1, तो ये 1 ऑक्सीजन का सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स है, तो 1 से आप तीनों को डिवाइड कर लो। मतलब कार्बन के 2 है तो 2 डिवाइडेड 1, हाइड्रोजन के 3 है तो 3 डिवाइडेड 1, ऑक्सीजन का 1 है 1 डिवाइडेड 1। तो सेकंड स्टेप क्या है, डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स इन अबोव स्टेप बाय द स्मॉलेस्ट वैल्यू अमंग देम टू गेट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ वेरियस एटम। मतलब हमें एक सिंपलेस्ट होल क्या रेशियो मिल जाएगा वेरियस एटम्स का। कन्वर्ट वैल्यूज टू द नियरेस्ट होल नंबर। अब क्या होगा, हर बार जरूरी नहीं कि होल नंबर ही मिलेगा डिवाइड करके, कभी कभी फ्रैक्शन भी मिल सकता है हमें, तो हम उस फ्रैक्शन को क्या करेंगे, एक सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे और जिससे उस फ्रैक्शन को क्या करने की कोशिश करेंगे, होल नंबर में लाने की कोशिश करेंगे। तो दीज आर द 4 स्टेप्स जिससे हम एम्पिरिकल फार्मूला ढूंढ सकते हैं। क्या है पहली स्टेप में नंबर ऑफ मोल्स ढूंढो। सेकंड स्टेप में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स मिले अलग अलग एलिमेंट्स के, उनमें से जो छोटा वाला स्मॉलेस्ट है उससे जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है उन सबको डिवाइड करो। थर्ड स्टेप में जो भी हमें नंबर ऑफ मोल्स मिले, जो भी हमें मिलेगा, सपोज कि सिंपलेस्ट रेशियो नंबर ऑफ मोल्स का मिलेगा, उसमें से अगर कोई फ्रैक्शन है या फिर डेसिमल पॉइंट में है तो उसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे वो होल नंबर में आ जाए, तो नेचुरली उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी सभी को भी उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नेक्स्ट बाद में जो भी हमारा नंबर आता है उन नंबर से राइट द सिंबल ऑफ वेरियस एलिमेंट्स साइड बाय साइड एंड इंसर्ट न्यूमेरिकल वैल्यू एट द राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर ऑफ ईच सिंबल। तो इस सिर्फ आपको एक थ्योरेटिकल दिया है उन्होंने, उसको एग्जाम्पल से अगर करेंगे तब इजी पड़ेगा, लेकिन सिर्फ 4 स्टेप आप याद रखना है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, बाद में जो छोटा वाला नंबर ऑफ मोल्स है उन सबको डिवाइड करो, फिर अगर डेसिमल पॉइंट वाले या फ्रैक्शन मिलते हैं तो उसको एक खास इंटीजर से मल्टीप्लाई करके होल नंबर लाने की कोशिश करो। बाद में जितने भी नंबर ऑफ हमें मिलेंगे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन या जो भी एलिमेंट्स है उनके सब के सिंबल लिख लो और उनकी बिल्कुल एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम लिखेंगे एट राइट हैंड साइड और लोअर कॉर्नर ऑफ ईच वन। ये होगा एम्पिरिकल फार्मूला।
अब आती हैं स्टेप्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे डिटरमाइन करेंगे? पहली स्टेप में नेचुरली डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला। इन चारों स्टेप्स से हम पहले एम्पिरिकल फार्मूला ढूंढ लेंगे। कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला मास। चलो भाई, एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया, फिर बाद में एम्पिरिकल फार्मूला मास करेंगे बाय एडिंग एटॉमिक मास ऑफ एटम्स इन द एम्पिरिकल फार्मूला। एटॉमिक मास एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालने के लिए जो भी होगा हमारा, तो उन सब में जैसे यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हमने देखा HO है, तो उसका HO का एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या आएगा? HO हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो 17 ग्राम इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास आ गया। इस हिसाब से हम ढूंढ कोई भी कंपाउंड का जो भी हमें मिलेगा उसका हम करेंगे। थर्ड स्टेप में वैल्यू n की डिटरमाइन करो। कैसे डिटरमाइन करेंगे n? मॉलिक्यूलर मास जो आपको दिया होगा और एम्पिरिकल फार्मूला मास जो हमने ऊपर डिटरमाइन किया, तो इससे n की वैल्यू निकालेगी। फिर एम्पिरिकल फार्मूला तो हमने ढूंढा ही है, उसमें से n को मल्टीप्लाई करो, जो भी ऊपर मिलेगी वैल्यू उससे हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा। अगर इन सम एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर मास में बी गिवन दिया होता है या फिर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, सिर्फ परसेंटेज एलिमेंट्स के दिए होते हैं, तो बाय सुटेबल मेथड हम उससे मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला का एक। तो उसके लिए बेस्ट है एक एग्जाम्पल ले लेंगे, तो इससे हमें ये पूरी की पूरी जो स्टेप्स है वो जल्दी से समझ में आ जाएगी। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, देख लेते हैं। एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन है, सिर्फ वेल्डिंग गैस फ्यूल गैस, और बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ, आपको पता है जो वेल्डिंग वाले होते हैं उनके पास इथिलीन गैस फ्लेम होती है, एसिटिलीन गैस फ्लेम होती है ना। फिर इस हिसाब से अलग अलग हाई फ्लेम की 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर वाली फ्लेम होती है जिससे वो वेल्डिंग करते हैं। उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है सिर्फ, और एक बर्निंग ऑफ ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन, अगर उसको हम जलाते ऑक्सीजन में तो लगभग 3.38 ग्राम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड देती है, 0.690 ग्राम वाटर देती है एंड नो अदर प्रोडक्ट। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें दो चीज़ें मिलती है जब उस फ्यूल गैस को जलाते हैं ऑक्सीजन में, तो बराबर है। तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज टू बी फाइंड वेट 11.6 ग्राम। 10 लीटर फ्यूल गैस का वेट लगभग 11.6 ग्राम आता है। तो हमें उस फ्यूल गैस का एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, मोलर मास भी निकालना है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना है। ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देखना। पहले स्टार्टिंग में हम जब प्रॉब्लम की शुरुआत करेंगे तो इस तरह से पहले लिख लो गिवन थिंग्स क्या क्या है। सैंपल है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, जब इस सैंपल को जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है उसको हम जब ऑक्सीजन में जलाते हैं तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता है 3.38 ग्राम, वाटर मिलता है 0.690 ग्राम, और इस फ्यूल गैस का 10 लीटर वॉल्यूम का मास जो आता है वो 11.6 ग्राम आता है, 11.6 ग्राम आता है। तो हमें ढूंढना है एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मोलर मास, इन चीज़ों का। बिल्कुल सिंपल है, आप देख लो क्या क्या चीज़ है। जो चीज़ें दी है उनको एक बार देखने के बाद आप आराम से उसको समझ सकते हैं कि CO2 जो होता है उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास हमें पता है 44 ग्राम है। कार्बन का 12, ऑक्सीजन 2 है, 2 × 16 32 + 12 44 ग्राम। मतलब इन कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन है, means in 44 gram of CO2 there is 12 gram of carbon। 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन है, तो हमें ऊपर 3.38 ग्राम CO2 मिला है, तो उसमें कितने कार्बन आएंगे? बिल्कुल सिंपल है, 44 ग्राम CO2 having 12 ग्राम कार्बन, तो 3.38 ग्राम ऑफ CO2 contain how many कार्बन? तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे, इन दोनों का हम करेंगे तो 3.38 अपॉन 44 × 12 लगभग 0.92 ग्राम हमें कार्बन मिला। उसी तरह से हम अभी यहाँ पे हाइड्रोजन भी ढूंढ लेते हैं। H2O, वाटर के अंदर H2 है, बराबर है। आप देख लो 18 ग्राम है वाटर, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 18 ग्राम में 2 ग्राम H2 है, तो 0.69
जीरो दिया है उन्होंने वाटर का, 0.690 ग्राम में कितना, तो ए ऊपर जाएगा ए नीचे जाएगा, देख लो। तो ए ऊपर गया, नीचे मल्टीप्लाई 2, तो लगभग हमें 0.077 ग्राम हमें हाइड्रोजन मिला। मतलब कार्बन भी मिल गया, हाइड्रोजन भी मिल गया, तो परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ द कार्बन इन ग्राम, अभी हमने निकाला 0.922 ग्राम, राइट, अपॉन क्या निकालेंगे, टोटल मास जो भी आपका दिया है कार्बन और हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से ही वो फ्यूल बना है, दोनों का हमें पता ही, अभी ऊपर हमने निकाला इंटू 100, तो वो 92.2% कार्बन आए। हाइड्रोजन मिलते हैं 0.077 ग्राम ऊपर मिला। टोटल कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं उस फ्यूल में, कार्बन इतना है, हाइड्रोजन इतना है, राइट। तो हम इन दोनों का प्लस मतलब मल्टीप्लाई 100, तो लगभग 7.7% हमें क्या मिले, हाइड्रोजन। तो चलो भाई एम्पिरिकल फार्मूला का निकालते कैसे करेंगे। जो एलिमेंट दिए कार्बन और हाइड्रोजन, उसके परसेंटेज लिख लो 92.2, उसका हाइड्रोजन का भी लिखो 7.77। अब एटॉमिक मास कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। यहाँ पे एटम्स है तो मास इन ग्राम, मतलब उनका जो भी दिया है हमें, जो भी आता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 92.2% जो भी है उसका डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास इतना आएगा मोल्स। यहाँ पे भी 7.77 अपॉन उसका एटॉमिक मास 7.7। इन दोनों में से दोनों ही छोटे हैं, सेम ही है, तो डिवाइडेड कर दो दोनों को, तो 1:1 मोल रेशो मिलेगा आपको। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं, 1:1 है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया उसका, CH बराबर है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है हमें, तो बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले मोलर मास हमें पता होना जरूरी है। मोलर मास कैसे निकालेंगे, 10 लीटर हमें गैस दिया है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसका वेट है 11.6 ग्राम। तो हमें मोलर मास पता ही है। मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर गैस एट STP कितना होगा, अगर 10 लीटर का मास इतना है तो 22.4 लीटर मतलब मोलर वॉल्यूम का मास मोलर मास बराबर है। तो 22 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आएगा, 22.4 डिवाइडेड 10 इंटू 11.6, तो लगभग 26 ग्राम हमें मिला मोलर मास ऑफ दैट वन फ्यूल। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे, तो एम्पिरिकल फार्मूला है CH, तो एम्पिरिकल फार्मूला मास होगा आपका कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और O हो गया लगभग हमारा कितना, दैट इज 13। कितना आएगा एम्पिरिकल फार्मूला, 13। मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कितना आया, 26। चलो भाई n की वैल्यू निकाल लो, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड एम्पिरिकल फार्मूला मास, 26 डिवाइडेड 13, दैट इज द n की वैल्यू आई 2। चलो भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला, 2 मल्टीप्लाई CH, दैट इज C2H2, मतलब A आया हमारा एसिटिलीन और इथाइन गैस। Hope students you like this one video. Subscribe my channel Chemistry World by Vandana, and if any suggestions please just tell me. Thank you.